बीबीसी दुनिया में आज देखिए गजा में भीषण तबाही के 3 दिन। गजा में इजराइल की भीषण बमबारी जारी। गुरुवार से अब तक 200 से ज्यादा की मौत। इजराइल बोला हमास के लड़ाकों को बनाया निशाना, मगर मरने वालों में आम लोग और बच्चे भी शामिल। हमास ने बीबीसी को दिखाई उन बंधकों की लिस्ट जिनकी हो सकती है रिहाई। रिहाई के बदले हमास इजराइल से कर रहा है संघर्ष विराम और गजा से पीछे हटने की मांग। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। जानेंगे क्या पद छोड़ने से पहले गजा में संघर्ष विराम करवा पाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिका के पूर्वी तट से टकराया बड़ा बर्फीला तूफान। भारी बर्फबारी और भयंकर ठंड के कारण कई राज्यों में इमरजेंसी का ऐलान। 6 करोड़ लोग प्रभावित। वॉशिंगटन डीसी में 16 इंच बर्फ पड़ने की आशंका। क्या है हालात, दिखाएंगे रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने से पहले जो बाइडेन ने अमेरिका के समुद्री इलाकों में तेल और गैस के नए कुएं बनाने पर लगाई रोक। 2 हफ्ते बाद शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ऑस्ट्रेलिया में विलुप्त होने की कगार पर मगरमच्छ की एक खास प्रजाति को मारने का क्यों छेड़ा गया अभियान, दिखाएंगे रिपोर्ट। इस्राइल पर हमास के हमले और फिर गजा में इजरायली कार्रवाई शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व में शांति बहाली की कोशिशें काफी हुई, पर सब नाकाम। अब एक बार फिर कोशिश हो रही है, लेकिन गजा में इजराइल के भीषण हमले भी जारी हैं और बीते 3 दिनों में 200 से ज्यादा लोगों की जान भी गई है। तो क्या इन हमलों के बीच शांति पर बात बन पाएगी? इसी की बात कवर स्टोरी में। और महीनों से हमास के कैद में इजराइल के बंधकों की रिहाई की उम्मीद भी एक बार फिर जगी है। हमास के सीनियर अधिकारी ने बीबीसी को 34 बंधकों की एक लिस्ट दिखाई है और कहा है कि इजराइल से समझौता होने पर इन लोगों को रिहा किया जा सकता है। इस लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं उनमें 10 महिलाएं, 50 से 85 साल के 11 पुरुष और कुछ बच्चे भी हैं। इनमें से कुछ को लेकर हमास ने पहले ये कहा था कि वो इजराइल के हवाई हमलों में मारे गए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अचानक इजराइल पर हमला किया था और उस हमले में 251 इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक बनाया था और करीब 1200 इजरायली लोगों की जान गई थी। इधर संघर्ष विराम को लेकर भी एक बार फिर बात हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि उन्हें इस बात का भरोसा है कि गजा में संघर्ष विराम पर जल्द समझौता हो जाएगा। हालांकि 2 हफ्तों में जो बाइडेन को पद छोड़ना है और उससे पहले इस समझौते पर बात बनने की उम्मीद कम ही है। समझौता होने से पहले हमास को कुछ जरूरी फैसले लेने होंगे और बंधकों के हालात में बदलाव लाना होगा। गजा के लोगों और पूरे क्षेत्र को राहत दिलाने के लिए उन्हें बंधकों को छोड़कर सभी को बेहतर और सुरक्षित माहौल की ओर ले जाने का मौका तैयार करना होगा। हालांकि पहले भी कई मौके ऐसे आए थे जब लगा कि गजा में संघर्ष विराम होने ही वाला है, लेकिन किसी न किसी मुद्दे पर बात अटक गई। हमास और इजराइल दोनों एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार बताते हैं, मगर इस बार बात थोड़ी अलग है। यरूशलेम से और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता एमिर नादिर। अब हमें इस बात का इंतजार है कि कतर में अमेरिका और कतर की मध्यस्थता से जो बातचीत हो रही है उसमें कुछ प्रगति होती दिखाई दे। अभी भी कई मुद्दों पर बात फंसी हुई है, जैसे कि हमास की ये मांग है कि इस्राइल गजा से पूरी तरह बाहर निकल जाए। उसका ये भी कहना है कि शुरू में वो जिन 34 बंधकों को रिहा करेगा उसी से आखिर में स्थायी और ठोस सीजफायर समझौते की राह तैयार होगी। इन सब के पीछे एक कारण है अमेरिका में हो रहा सत्ता परिवर्तन और आने वाले 2 हफ्तों में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण। इससे एक तरह का अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, क्योंकि चिंता ये है कि अभी अमेरिका जिस तरह से मध्यस्थता कर रहा है और दोनों पक्षों पर बातचीत करते रहने का दबाव डाल रहा है, उस पर अमेरिकी प्रशासन में बदलाव होने का असर पड़ेगा। और लगभग 14 महीने से चल रहे गजा इजराइल युद्ध के बीच बीते रोज गजा में हुए हमलों को बेहद भीषण बताया जा रहा है। कई आम परिवार इन हमलों की चपेट में आए। हमलों के बाद की तस्वीरें डराने वाली हैं। कुछ वीडियो ऐसे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि फलस्तीनी मलबे में अपनों के शव तलाश रहे हैं। दूसरी ओर जिन इसराइलियों के परिवार के सदस्य हमास की कैद में हैं, वो अब भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता जॉना फिशर की ये रिपोर्ट, जिसके कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। बीते कुछ दिन गजा के लिए भीषण तबाही लेकर आए। ऐसी तबाही इस जंग में अब तक नहीं देखी गई थी। इस्राइल के मुताबिक बीते 2 दिनों में उसने गजा में 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। शनिवार को सुहद परिवार का घर भी गजा शहर पर हुए हमलों की चपेट में आया। सुबह सुबह ये लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं।
अम्मार ने बताया कि परिवार के 7 लोगों के शव मिल चुके हैं। वो कहते हैं कि अभी 4 और लोगों की तलाश हो रही है, जिनमें 3 बच्चे हैं। इसराइल पश्चिमी देशों के पत्रकारों को गजा में नहीं जाने देता। इसराइल ने कहा है कि वीकेंड पर उसने हमास के दर्जनों आतंकियों को मारा है। वहीं गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बीते गुरुवार के बाद से हुए हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और बहुत ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये सब लड़ाके नहीं थे। वो इस्राएली नागरिक जो हमास के कब्जे में हैं, वो गजा में कहीं छिपाए तो गए हैं, लेकिन भुलाए नहीं गए हैं। उनमें एक 19 साल की सैनिक लिरी अलबाग भी हैं। वो पहले ऐसी थीं और अब ऐसी। ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में वो नजर आईं। ये उनके माता पिता के लिए सबूत था कि वो जिंदा हैं। हम उम्मीद नहीं छोड़ने वाले, आप भी मत छोड़ना। लड़ते रहना और जीते रहना। आप ताकतवर और सक्षम हैं। हम यहाँ आपके लिए लड़ रहे हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत याद करती हूँ। आपको गले लगाने का इंतजार है। लिरी के पिता कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है और ये मांग की है कि वो समझौता करें और वो पल शायद करीब आ रहा है। एक इस्राएली प्रतिनिधिमंडल कतर में समझौता करवाने की कोशिश कर रहे लोगों से बातचीत कर रहा है। बीबीसी संवाददाता जोना फिशर की रिपोर्ट। इस बीच इस्राएली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक हमले में एक पुलिस अधिकारी और 2 महिलाओं की मौत हुई है। इस्राएल का कहना है कि हमलावर फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन से जुड़े थे। गजा में जंग शुरू होने के बाद वेस्ट बैंक में भी हिंसा में इजाफा हुआ है। और बर्फबारी ने अमेरिका को बेहाल कर दिया है। वहां के 7 राज्यों के 6 करोड़ से ज्यादा लोग बर्फीले तूफान की चपेट में हैं। भारी बर्फबारी हो रही है, तापमान गिर गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये और जानलेवा स्तर तक गिर सकता है। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अमेरिका के पूर्वी तट के कई इलाकों में अभी ही कई इंच बर्फ पड़ चुकी है और ये सब हुआ है उत्तरी ध्रुव की ओर से आई ठंडी हवाओं के कारण। मिजूरी, केंटकी और कैंसस जैसे राज्यों ने इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। देखिए बीबीसी संवाददाता ग्राहम सैचल की रिपोर्ट। यहां लगातार बर्फबारी हो रही है। यह है अमेरिका के मिजूरी राज्य का सेंट जोसेफ शहर। बर्फीले तूफान से इस राज्य के ज्यादातर हिस्से ठप हो गए हैं। माना जा रहा है कि यहां बर्फबारी और कम तापमान का कई सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। अमेरिका के लाखों लोग इन हालात के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। इसका असर ट्रैवल पर भी पड़ा है। यह है केंटकी राज्य का लुईविल एयरपोर्ट। कई राज्यों में हजारों फ्लाइट्स कैंसिल या लेट हुई हैं। सड़कों पर पानी जमने के कारण दिक्कतें बढ़ गई हैं और इन पर चलना खतरनाक हो गया है। This roadway is very slick, very slick. So let me get some traction here and watch my feet here. Ready for this? That's what we're dealing with out here, and it's not getting any better. It's getting worse. मौसम के जानकार इसे पोलर वॉर्टेक्स यानी आर्कटिक की बर्फीली हवाओं से पैदा हुए हालात बता रहे हैं। कैंसस राज्य में तापमान -29 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। जब आपका सामना 0 से नीचे के तापमान और ठंडी हवाओं से होता है तो इनका बुरा असर पड़ सकता है। इन सब समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यूटा में भारी बर्फबारी के कारण हुए हिमस्खलन को पास से गुजर रहे एक शख्स ने कैमरे में कैद कर लिया। आप देख सकते हैं कि कैसे उसने वक्त रहते अपनी खिड़की बंद कर ली। बीबीसी संवाददाता ग्राहम सैचल की रिपोर्ट। और अमेरिका में कई लोगों के लिए ये तूफान जानलेवा बन सकता है। आइए देखते हैं क्यों इसे इतना गंभीर माना जा रहा है। इस तूफान की वजह से अमेरिका के 7 राज्यों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भारी बर्फबारी ने पहले ही कई जगहों पर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेरिका, वॉशिंगटन और मैरीलैंड राज्य इससे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में तो 16 इंच तक बर्फ गिरने का अनुमान है। तापमान कम होने से हाइपोथर्मिया यानी शरीर का तापमान जानलेवा स्तर तक गिरने का खतरा भी बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3 साल से चल रही जंग में रूस लगातार यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में आगे बढ़ता जा रहा है। मगर रूस का एक ही इलाका ऐसा है जहां पर यूक्रेन की सेना का कब्जा है और यह है कुर्स्क। आज से करीब 5 महीने पहले यूक्रेन की सेना कुर्स्क में दाखिल हो गई थी। अब यूक्रेनी सेना ने फिर से यहां अपना अभियान तेज कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि रूस की सेना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कुर्स्क में कोई खास हलचल नहीं हो रही है। मगर सोशल मीडिया ब्लॉगर्स का कहना है कि उन्होंने यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों को बर्फ से गुजरते हुए देखा है। हाल के हफ्तों में रूस ने चारों ओर से यूक्रेन के सैनिकों को घेरने की कोशिश की है और इसके लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों की भी मदद ली है रूस ने।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ जंग खत्म करने से पहले जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दे। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के कुराखो कस्बे में अपने नियंत्रण में ले लिया है। रूस कई महीनों से इस इलाके में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये जगह साजो सामान रखने और सामान ले आने के हिसाब से काफी अहम मानी जा रही है। और अब बात दक्षिण कोरिया की, जहां पिछले कुछ हफ्तों से जारी राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। महाभियोग के बाद पद से हटाए गए राष्ट्रपति यून सुक योल की गिरफ्तारी होनी है, लेकिन जांच कर रही पुलिस का कहना है कि वो उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। यून सुक योल ने दिसंबर महीने की शुरुआत में देश में मार्शल लॉ लगाया था, मगर विरोध के बाद उन्होंने ये फैसला वापस लिया, लेकिन उन्हें पद से हटा दिया गया और बगावत के आरोप में कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। इस वारंट की मियाद आज खत्म होनी है। अभियोजकों का कहना है कि वो इस वारंट की मियाद बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जबकि यून की लीगल टीम का कहना है कि वारंट गैर कानूनी है। और 3 दिन पहले भ्रष्टाचार रोधी जांचकर्ताओं ने यून सुक योल के घर पर जाकर उन्हें गिरफ्तार करना चाहा था, लेकिन पहले तो उन्हें समर्थकों ने रोका और फिर राष्ट्रपतियों की सुरक्षा में तैनात सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया। इस टकराव के कारण देश में अजीब से हालात पैदा हो गए। अब जांच अधिकारियों ने यून को गिरफ्तार ना करने की बात क्यों कही, बता रही हैं बीबीसी संवाददाता जीन मैकेंजी। राष्ट्रपति यून की सिक्योरिटी सर्विस ने उन्हें बचाने के लिए इंतजाम और कड़े कर दिए हैं। शुक्रवार को उन्हीं की वजह से 5 घंटों तक गतिरोध बना हुआ था। सिक्योरिटी सर्विस के कर्मचारी यून को गिरफ्तार करने आए जांचकर्ताओं के रास्ते में खड़े हो गए थे। हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में वो नहीं चाहते कि फिर से गिरफ्तारी की कोशिश करें और फिर से नाकाम हो जाएं। और दुनिया में खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके में है। एक वक्त था जब अंधाधुंध शिकार की वजह से यहाँ के जंगलों में कुछ ही मगरमच्छ बचे थे। खतरा था कि ये विलुप्त हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या काफी बढ़ गई। वैसे तो ये मगरमच्छ कभी कभार ही इंसानों पर हमले करते हैं, लेकिन पिछले साल इसी इलाके में एक जानलेवा हमला हुआ था। यह हमला साल 2018 के बाद पहली बार हुआ था, मगर इस घटना के बाद चर्चा ये शुरू हुई कि क्यों ना इन मगरमच्छों को मारकर उनकी आबादी कम कर दी जाए। अब इन्हें मारने की तैयारी की जा रही है। देखिए बीबीसी संवाददाता केटी वॉटसन की रिपोर्ट। ये दुनिया के डरावने शिकारियों में से एक हैं, लेकिन इन्हें पकड़ना केली और डेविड के लिए एक ड्रीम जॉब है। ये दोनों खारे पानी के उन मगरमच्छों को पकड़ते हैं जो शहरों के ज्यादा करीब आ जाते हैं। हर हफ्ते ये सॉल्टीज को पकड़ने के लिए आते हैं। मगरमच्छों को यहाँ इसी नाम से बुलाया जाता है। फिर ये लोग उन्हें सुरक्षित बोट पर ले जाते हैं। अगर पकड़ ढीली हुई तो इनका जबड़ा टूट सकता है या फिर इन्हें गहरी चोट लग सकती है। इस हार्बर में 24 ट्रैप्स हैं, जिन्हें कई बहादुर तैराक इस्तेमाल करते हैं और इनमें मछलियां भी पकड़ी जाती हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि क्रोकोडाइल्स को क्यों पकड़ना है। लोगों को सुरक्षित रखना हमारा काम है और हम हर एक क्रोकोडाइल को नहीं पकड़ रहे, लेकिन हार्बर से हम जितने ज्यादा मगरमच्छ निकालेंगे, लोगों से उनका आमना सामना उतना ही कम होगा। ओह, ये काफी बड़ी पूंछ है। एक मगरमच्छ ने अपनी पूंछ झटकी। ये काफी ताकतवर है और मैं बिल्कुल उनके सर के बगल में बैठी हूँ। इन्हें मार दिया जाएगा क्योंकि अगर इन्हें छोड़ा गया तो इसकी संभावना काफी ज्यादा है कि ये वापस हार्बर आ जाए। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके की 10 वर्षीय योजना के तहत इन्हें हटाया जा रहा है। योजना के मुताबिक यहाँ जंगल में रह रहे 1 लाख से ज्यादा मगरमच्छ हटाए जाएंगे। ये प्रजाति एक वक्त शिकार की वजह से लुप्त होने की कगार पर थी, मगर अब हालात एकदम अलग हैं। हमने वो किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। इस खतरनाक परभक्षी की संख्या को उतना करना चाहते हैं जितनी ये पहले थी। फिर उनकी देखरेख इस तरह से करने की कोशिश करेंगे ताकि आम लोगों को इससे ज्यादा खतरा न हो। जागरूकता लाने के लिए एक एजुकेशन प्रोग्राम भी मौजूद है, जिसे दूसरे देश भी अपना रहे हैं। पर जब भी इनके हमले से इंसान की मौत होती है, इंसानों और मगरमच्छों के साथ रहने से जुड़ी बहस फिर शुरू हो जाती है। पर यह भी सच है कि इनसे पैसा कमाया जाता है। इनके अवैध शिकार को रोकने के लिए क्रॉक फार्म्स बनाए गए हैं, जिसमें कई फेमस फैशन लेबल्स ने निवेश किया है। इन्हें देखने सैलानी भी आते हैं, जिनसे कमाई होती है और इनकी मदद से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को फायदा पहुंचाने की मुहिम को बढ़ावा मिल रहा है। हमने उस जानवर का संरक्षण किया है जो लोगों को मारता है
और हमें इसका लाभ उन मूल निवासियों तक पहुंचाना है जो अभी भी मगरमच्छों के साथ रह रहे हैं और उनकी वजह से मछलियां पकड़ने नहीं जा पा रहे। एक लाभ तो ये होगा कि उन्हें इस योजना से हो रही कमाई का हिस्सा मिले और साथ ही हम ये सुनिश्चित करेंगे कि क्रोकोडाइल से जुड़े उद्योगों में काम करने के लिए मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाए। इन्हें मारना और संरक्षण करना ये दिखाता है कि लोगों के लिए ये मगरमच्छ कितने अहम हैं। बीबीसी संवाददाता केटी वॉटसन की रिपोर्ट। और बात एक ऐसे डांस फॉर्म की जिसमें थोड़ा डांस है, थोड़ा मार्शल आर्ट है। ये कला भी है और विरोध जताने का तरीका भी है। अंगोला से निकला ये ट्रेडिशनल डांस अब अफ्रीका में फिर से युवाओं के बीच मशहूर हो रहा है, लेकिन इसके लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ा। अफ्रीकी देश अंगोला से पहले ये ब्राजील पहुंचा, फिर वहां से नई शक्ल लेकर पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। देखिए बीबीसी संवाददाता देबुला केमोली की रिपोर्ट। कपुएरा कुछ डांस की तरह है और कुछ लड़ाई की तरह, युवाओं के जोश और जज्बे का प्रतीक। ब्राजील की ये कला यहाँ से बाहर गई और छा गई और अब ये एक बार फिर अफ्रीका में अपनी जड़ों की ओर लौट रही है। कपुएरा अंगोला की एक परंपरा है जो गुलाम बनाए लोगों के साथ यहाँ आई थी। वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए कपुएरा के जरिए आवाज बुलंद करते थे। डांस, एक्रोबैटिक्स, म्यूजिक और युद्ध, कपुएरा मार्शल आर्ट में इन सब का मेल है। युवा अंगोलो नाम के युद्ध से प्रेरित डांस करते थे। जब गुलाम बनाकर जबरन वहां से लोगों को ब्राजील लाया गया तो अंगोलो भी उनके साथ आया। कपुएरा डांस की शुरुआत अफ्रीका के लोगों ने की थी जो ब्राजील आए थे। अलग अलग समूहों ने मिलकर इस डांस स्टाइल की शुरुआत की थी। आज दो तरह के कपुएरा लोकप्रिय हैं, एक अंगोला स्टाइल, दूसरा रीजनल। अंगोलन स्टाइल को विंसेंट फेरेरा पास्तीना ने बनाया था। 1889 में उनका जन्म साल्वाडोर में हुआ था। ब्राजील में गुलाम प्रथा के अंत होने के एक साल बाद उन्होंने अंगोलो के मूवमेंट्स को बेनेडिटो नाम के टीचर से सीखा था और फिर छोटी सी जगह से निकलकर ये डांस हॉलीवुड और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। A capoeira ajudou o breakdance no relógio, que eles hoje fazem bem melhor do que nós. Peão de cabeça, eles começaram e hoje fazem também bem melhor, eles ficam lá rodando por horas. The youth here in Kibera. किबेरा के युवा पहले से ही थोड़ा कपुएरा करना जानते हैं। अब यही उम्मीद है कि वो इस डांस फॉर्म को अपनी जिंदगी में बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे, अपने आसपास की चीजों के प्रति सजग रहें और जब जरूरत पड़े एक दूसरे का साथ भी दें। मैं कपुएरा सीखना चाहती हूँ ताकि जब कोई मुझ पर हमला करे तो मैं खुद को बचा सकूँ और भविष्य में इस कला में महारत हासिल कर लूँ। बीबीसी संवाददाता देबुला केमोली की रिपोर्ट। और ठंड और बर्फबारी भले ही दुनिया में कई जगह परेशानी बढ़ा रही हो, लेकिन चीन में बर्फ और ठंड के बीच जश्न मनाया जा रहा है। चीन के हार्बिन शहर में चल रहा है एनुअल आइस फेस्टिवल। इस दौरान यहाँ जो कलाकारी की जाती है उसे आइस सिटी में किया जा रहा है। पूरे चीन और दुनिया भर से लोग इस खूबसूरत नज़ारे का दीदार करने यहाँ आते हैं। और चीन में बर्फ पर स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, और वो भी पारंपरिक कपड़े पहनकर। चीन के जिलिंग प्रांत में इस तरह का स्नो शो भी दिखा। और कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे।